कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से जीडीसी का बैच प्रारंभ हो गया है। आज पहला लेक्चर है और जब भी कोई बैच प्रारंभ होता है तो पहला जो लेक्चर होता है उसे पब्लिश किया जाता है ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि बैच प्रारंभ हो गया है। कई सारे लोग कहने लगते हैं सर डेमो दे दीजिए। वैसे तो आप बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं डेमो के लिए, आप देख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में एक आध वीडियो पब्लिश किए जाते रहते हैं। जैसे आप में से अगर आप नए हैं या जो भी लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए ये डेमो ही आप समझ सकते हैं और आपके लिए सूचना भी पहुंच जाएगी कि आज से जीडीसी का बैच प्रारंभ हो गया है। देखिए, जीडीसी के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब समय नहीं मिल पाता है। जैसा कि आयोग में लगातार बातें चल रही हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो जब नोटिफिकेशन आता है तो समय नहीं मिलता है, इसलिए परीक्षा की तैयारी आपको समय से पहले प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो जितने लोगों का एडमिशन हो गया है, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनको आज लगातार पीडीएफ दिया गया। आज से लगातार उनको इसी तरीके से जैसा आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। तो आज ये पहला लेक्चर जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही आप यह भी देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को आप लिख लें। हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज सुबह से ही लगातार जब से अनाउंस किया गया है लोगों का एडमिशन हो रहा है, लगातार कॉल आ रही है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करें, फ़ीस और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ पर शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, क्योंकि अब जो आपकी परीक्षा होगी, अब जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। 2 परीक्षाएं होंगी। तो पहले आपको स्क्रीनिंग परीक्षा देनी होगी, जैसे और भी स्टेट में चल रहा है, हरियाणा में आप देख ही रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अब यहाँ भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग परीक्षा की बात करते हैं। जैसा कि सिलेबस हिंदी का पहले था उसी की बात यहाँ पर करेंगे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक जो परंपरा थी वह 19वीं सदी के आरंभ में शुरू हुई। इससे पहले की रचनाओं में प्रामाणिकता का अभाव था। पहले की रचनाओं में अगर हम देखें तो गोकुलनाथ का 84 वैष्णवन की वार्ता भी आपको मिल जाएगा, 252 वैष्णवन की वार्ता आपको मिल जाएगा, नाभादास का भक्तमाल मिल जाएगा। ये साहित्य इतिहास इसमें आपको जरूर मिलेगा, लेकिन प्रामाणिकता का अभाव है, इसीलिए इसको साहित्य इतिहास ग्रंथ के तहत नहीं रखा गया है। साहित्य इतिहास लेखन का वास्तविक प्रयास अगर देखें तो फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तबार दाला लिटरेचर अंदुई हिंदुस्तानी लिखकर किया है। किसने किया है? तो गारसा दा तासी ने किया है। गारसा दा तासी की जो रचना है इस्तबार दाला लिटरेचर अंदुई हिंदुस्तानी, इस गारसा दा तासी की रचना को डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षेण ने गारसा दा तासी के इस रचना में लिखित कवियों और लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया था। ये तो फ्रेंच भाषा में था, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया लक्ष्मी सागर वार्षेण के द्वारा, और जिसका शीर्षक दिया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलग से बताई जाती हैं, पीडीएफ में नहीं होती हैं, तो उसे ज़रूर लिख लिया करें।
लिख लिया आपने। हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर बार्षेण। लक्ष्मी सागर बार्षेण। लक्ष्मी सागर बार्षेण। अब साहित्य की जो पद्धतियां हैं वो मुख्य रूप से 4 पद्धतियां हैं। उन चारों पद्धतियों का जिक्र अभी हम लोग आगे करेंगे। एक होता है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं अल्फाबेट क्रम से। ऐसे जिस कवि का नाम अ से आता है उसे पहले रखा गया, जिस कवि का नाम क से आता है उसे बाद में रखा गया, जिस कवि का नाम ब से आता है उसे बाद में रखा गया, फिर उसके बाद मान लिया किसी कवि का नाम र से आता है बाद में रखा गया। तो अल्फ़ाबेट यानी वर्ण क्रम के अनुसार रखा जाता था। तो ये होती थी वर्णानुक्रम पद्धति। अब आप बताइए कि अगर वर्णानुक्रम पद्धति में किसी को लिखा जाए तो क्या वह इतिहास हो सकता है? आप बताइए। जैसे अ से आ गया पहले तो अकबर को लिख दिया गया, और उससे पहले जो शासक हैं उनका नाम बाद में आता है, तो क्या उनका नाम यहाँ पर पहले आता है तो क्या बाद में लिखा जाएगा? तो ये वर्णानुक्रम पद्धति जो थी वो इसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, सबसे बड़ी कमी यही थी कि वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया, समय का ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि एक तरीके से तो यह शब्दकोश हो गया। दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। चलिए ठीक है, कालानुक्रम पद्धति की अगर बात करें तो ठीक है, जन्म तिथि के अनुसार रख दिया गया कि इनका जन्म कब हुआ है, जन्म तिथि के अनुसार लिख दिया गया। तो इस तरीके से चाहे वर्णानुक्रम लिखें चाहे जन्म तिथि के अनुसार अगर लिखें, और कोई बहुचर्चित है या उसकी ऐसी रचनाएं हैं जिसके नाम से आप देखेंगे युग का नाम रख दिया जाता है, तो अगर उसको आप उस क्रम में रखेंगे, जैसे भारतेंदु युग, भारतेंदु के नाम पर रखा गया। अब भारतेंदु युग के जो कवि हैं जो सबसे पहले अगर उसमें है जन्मकाल के अनुसार देखें तो भी गलत होगा। तो इसलिए यह एक कविवृत्त संग्रह बन गया अगर हम कालानुक्रम पद्धति में रखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति होती है। अब वैज्ञानिक पद्धति में क्या है कि जो ग्रंथकार है, जो इतिहासकार है या जो लेखक है, वो जन्म और वर्ण के क्रम में न रखकर तथ्यों का जो संकलन कर रहा है वो तटस्थ भाव से कर रहा है। तो यह भी जो पद्धति है वो अपरिपक्व है। सबसे अधिक और प्रचलित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, जो कि तेन द्वारा दिया गया, जिसमें जाति, वातावरण, क्षण विशेष इन सब का ध्यान रखा गया। और विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी इसको अपनाया, डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपनाया। तो ये 4 पद्धतियां हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन अब साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनकी चर्चा एक एक करके हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं गारसा दातासी की रचना। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसमें कवियों रचनाओं के काल का यथासंभव वर्णन है। इसमें कवियों रचनाओं का काल क्रमानुसार न होकर वर्ण क्रमानुसार है, यानी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? गारसा दातासी के द्वारा। इसमें केवल हिंदी के रचनाकार नहीं हैं, बल्कि हिंदी के साथ साथ अन्य रचनाकारों को शामिल किया गया। हिंदी और उर्दू के 738 कवियों में से 72 हिंदी कवि हैं। लक्ष्मी सागर बार्षेण जो मैंने अभी आपको लिखाया, इन्होंने हिंदी कवियों की सामग्री का अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया। गारसा दातासी रचना का जब दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ तो उसमें 3 भाग किए गए। उसमें 3 भाग किए गए हैं। गारसा दातासी की रचना का दूसरा संस्करण जो आया उसमें 3 भाग हैं। ये चीज ध्यान रखना। इस पर भी आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर गारसा दातासी की जो रचना है, गारसा दातासी का जो तीसरा संस्करण है,
तीसरा संस्करण में दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ 1871 में, इसमें 3 भाग हैं। तो तीनों भाग, तीनों खंड कब कब के हैं? तो पहला भाग आप देखेंगे कि 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा खंड 47 में प्रकाशित हुआ, तीसरा खंड या तीसरा भाग या तीसरा संस्करण आप कह सकते हैं कि 1871 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद में आगे हम देखते हैं, जो अगली रचना है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास की रचना है। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। शिव सिंह सरोज की रचना है शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। इसमें काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं का जिक्र है। यह रचना बाद के इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ है। इसे हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह भी कहा गया है। इसका दूसरा संस्करण 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस रचना को कालिदास हजारा पर आधारित माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। शिव सिंह सरोज को, शिव सिंह सरोज कहाँ से प्रकाशित हुआ? बाय द वे, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए तो यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। शिव सिंह सरोज हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कहा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह। प्रथम वृत्त संग्रह। आगे देखते हैं, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन की जो रचना है, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में हुआ था। इसे वास्तविक रूप से साहित्य इतिहास की पहली रचना माना जाता है। किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 ईस्वी में किया है। इसमें काल क्रमानुसार वर्णन और कवियों व रचनाओं के मूल्यांकन का प्रयास किया गया। इसमें युगीन प्रवृत्तियों पर विश्लेषण कर विभाजन किया गया है, जैसे चारण काव्य है, धार्मिक काव्य है, प्रेम काव्य है, दरबारी काव्य है। इसमें पहली बार संस्कृत, प्राकृत और फारसी मिश्रित उर्दू साहित्य को हिंदी साहित्य में स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया गया है। पहली बार इस रचना में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। अब आप देखेंगे कि परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनना आप लोगों के लिए शुरू हो जाता है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने माना है? तो ग्रियर्सन ने माना है। ग्रियर्सन ने माना है। लेखक और कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ग्रियर्सन का ही द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है। तो इस तरीके से यहीं से प्रश्न बनने आपके लिए शुरू हो जाते हैं। इसमें इन्होंने लेखक और कवियों का कालक्रमानुसार वर्णन दिया। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग यानी भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा है। इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा गया है। उर्दू को विदेशी भाषा माना गया है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण किया गया है।
ग्रियर्सन ने लगभग 886 कवियों का विवरण शिव सिंह सरोज से लिया है। यह संपूर्ण अध्याय 11 भागों में विभक्त है। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि संपूर्ण जो विभाजन किया गया है, ग्रियर्सन ने जो यहाँ पर दिया है, वो कुल कितने भागों में विभाजित है? तो 11 भागों में विभाजित है, 11 भागों में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 भागों में विभाजित है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके अलावा भारत का भाषा सर्वेक्षण भी इनकी रचना है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ग्रियर्सन की और भी रचना का नाम लिख लीजिए। भारत का भाषा सर्वेक्षण, भारत का भाषा सर्वेक्षण। एक और रचना लिख लीजिए, राजस्थान का भाषा सर्वेक्षण, राजस्थान का भाषा सर्वेक्षण, राजस्थान का भाषा सर्वेक्षण लिख लिया आपने। तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन की यह रचना है। तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी किसकी रचना है? मौलवी करीमुद्दीन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1848 ईस्वी। इसमें कुल 1004 कवियों में से 62 हिंदी कवियों का विवरण है। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया, लेकिन विभाजन नहीं किया गया है। इसका अन्य नाम तब का शुअरा भी है। अब इसके बाद में मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार परीक्षाओं में, छोटी छोटी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन शामिल है। मिश्र बंधु विनोद में कौन कौन शामिल है? ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 4 खंड हैं। प्रथम 3 खंड जो है वो हिंदी नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ। चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ। इसे प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। यह सर्वाधिक बृहद इतिहास माना गया है, क्योंकि लगभग इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। यह काव्यशास्त्रीय आधार पर तुलनात्मक पद्धति पर लिखा गया है। इसमें साहित्य इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है। साहित्य इतिहास को कितने कालों में? तो 5 कालों में विभाजित किया गया है। प्रथम संस्करण में हिंदी नवरत्न में शामिल जो कवि हैं वो बृहद त्रयी में तुलसीदास, सूरदास और देव हैं। मध्य त्रयी में बिहारी भूषण केशव हैं। लघु त्रयी में मतीराम चंद्रवरदाई हरिश्चंद्र हैं। लेकिन जब दूसरा संस्करण आया तो दूसरे संस्करण में दुलारे लाल भार्गव के कहने पर हिंदी नवरत्न में कबीर का नाम जोड़ दिया गया। लेकिन पहले संस्करण के नवरत्नों में से किसी को निकाला नहीं गया, बल्कि मतीराम और भूषण को सम्मिलित रूप से त्रिपाठी बंधु कह दिया गया। और नवरत्नों में कबीर को किसका स्थान मिल गया? मतीराम का स्थान मिल गया। मतीराम का स्थान मिल गया। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित आप देखेंगे परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछा जाता है। अगली जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था। परीक्षा में आप देखेंगे यह कई बार पूछा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास। शुक्ल जी का इतिहास बोध विधेयवादी है। साहित्य इतिहास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग उन्होंने किया है। इसमें लगभग 1000 कवियों और लेखकों का वर्णन है। इसमें काल विभाजन 4 खंडों में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक व धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में कवियों के जीवन चरित्र को महत्व न देकर उनकी साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पश्चिमी चिंतक तेन के आभारी हैं, क्योंकि तेन ने ही विधेयवादी पद्धति दिया था और उसी विधेयवादी पद्धति को आचार्य शुक्ल ने अपनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेखन 3 बिंदुओं पर है: जाति, वातावरण और क्षण यानी समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जब साहित्य का इतिहास कराया जाता है तो वहाँ पर साहित्य के इतिहास में एक एक चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाती हैं, क्योंकि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उस हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलेगा कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा का परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह उन्होंने साहित्य के इतिहास में भी कहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि राम कुमार वर्मा का है, इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। इस रचना में आदिकाल और भक्ति काल तक का ही इतिहास है। संपूर्ण जो रचना है वो 7 प्रकरणों या 7 अध्यायों में विभाजित है। इसमें स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना गया। आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अनुसार अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना गया है, या इसमें कब से कब तक का इतिहास वर्णित है, या इसमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या कहा गया है तो संत काव्य, और प्रेमाश्रयी शाखा को क्या कहा गया है तो सूफी काव्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो साहित्य इतिहास में उन्होंने 3 रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण जो है वो परंपरावादी था। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण न अपनाकर समग्रता पर बल दिया है। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने का व्याख्यान दिया था। उसी को संशोधित और परिवर्तित कर हिंदी साहित्य की भूमिका शीर्षक संकलित किया गया। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो यह एडविन ग्रीव्स की रचना है जिसका प्रकाशन 1917 में हुआ। यह हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास है। इसमें काल विभाजन 5 खंडों में है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास अगर देखें तो गणपति चंद्रगुप्त का है जिसका रचना वर्ष है 1965 ईस्वी। इस रचना में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कुछ परिवर्तन करके लिखा गया है। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में बांटा गया: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें विकासवादी सिद्धांतों के आधार पर हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की गई। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में, देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने साहित्य का इतिहास पढ़ लिया डॉक्टर नगेंद्र का, या डॉक्टर नगेंद्र का मेरे पास है। वो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने उसका संपादन किया है जिसमें 26 विद्वानों द्वारा लिखा गया और इसका प्रकाशन 1973 में हुआ है। अगर डॉक्टर नगेंद्र की किताब आपके पास है तो आप उठाकर वहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखा गया। अगर भूमिका आप देखें तो भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। हिंदी भाषा आप देखें तो भोलानाथ तिवारी ने लिखा। प्रेमाख्यान काव्य अगर देखें तो गणपति चंद्रगुप्त का है।
आदिकाल देखिए राम गोपाल शर्मा का है, भक्ति काल परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा। तो इस तरीके से अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ। यह साहित्य इतिहास रचना व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। और इसी रचना के प्रारंभ में एक कथन दिया है। उस कथन को ही आप देखेंगे कि एक बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। इसमें इन्होंने रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण का सामंजस्य के सहारे इसको लिखा है। कहते हैं लिखने की सजगता जीवंता को कम करती है जबकि लिखने की सजगता जीवंता को बढ़ाती है। श्रृंगार और भक्ति के समन्वय के अंतर्विरोध को सुलझाते हुए लिखा है कि ईश्वर मानव से अधिक क्षमताएं रखता है। इस रूप में श्रृंगार में मानव से भी अधिक मानव हो सकता है। इस्लाम के आक्रमण के बाद सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति के निर्माण की गहरी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति गहरी अंतर्विरोधों से भरी है। इसके सबसे प्रसिद्ध दो ईश्वरों में राम शुद्ध मर्यादावादी हैं तो कृष्ण शुद्ध यथार्थवादी हैं। इसके अलावा परीक्षाओं में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों को यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है जो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है या हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है। तो यहाँ पर जितने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं वो यहाँ पर मैंने दे दिया है। आप देखेंगे कि लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका है, हिंदी भाषा और साहित्य रचना किसकी है, या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा, चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य किसने लिखा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैंने दे दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज टेस्ट सीरीज भी लोगों को दी गई। टेस्ट सीरीज हल करिए, उसका उत्तर भी भेजिए और उसका उत्तर जब आप भेजेंगे फिर शाम को उत्तर दिया जाता है संस्थान की ओर से। तो यहाँ पर ये जितनी रचनाएं दी गई इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पर आधारित दो प्रमुख रचनाएं हैं। एक है नलिन बिलोचन शर्मा का साहित्य इतिहास का दर्शन और दूसरा है मैनेजर पांडे का साहित्य और इतिहास और साहित्य दृष्टि। हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख रूप से 4 पद्धतियां हैं जो मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया था। वर्णानुक्रम पद्धति, इस विधि के तहत लेखकों का नाम उनके प्रथम वर्ण के अनुसार रखा जाता है और इस विधि को ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया। इस विधि का प्रयोग गारसा दत्तासी ने किया और शिव सिंह सेंगर ने किया। कालानुक्रम पद्धति, इस विधि के तहत लेखकों का समय उनके जन्म तिथि के आधार पर रखा जाता है। इतिहास लेखन में इस विधि को अधूरा समझा जाता है क्योंकि यह एक तरह का कवि वृत्त संग्रह बन जाता है, ना कि इतिहास लेखन। और इस विधि का प्रयोग मिश्र बंधु विनोद और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में किया गया। वैज्ञानिक पद्धति की अगर बात करें तो इसके तहत लेखक तटस्थ भाव से तथ्यों का संकलन करता है, उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। लेकिन इतिहास लेखन केवल तथ्यों का संकलन नहीं बल्कि उनकी व्याख्या और विश्लेषण भी होनी चाहिए। इसीलिए इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। विधेयवादी पद्धति की अगर बात करें तो फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया और इसके तहत जाति, वातावरण और क्षण विशेष की गणना की जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया। नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास लेखन के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं बल्कि ग्रियर्सन हैं। ये कहा गया है किसके द्वारा,
तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। तो यहाँ पर ये साहित्य इतिहास की बात हम लोगों ने की। अब आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में क्या लिखा है, ये सब साहित्य में काल विभाजन की बात करेंगे तो उस काल विभाजन में हम लोग पूरा विस्तृत बात करेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखा है, उनका क्या योगदान रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या योगदान रहा है। तो काल विभाजन की जब बात करेंगे तो वहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे। आज पहला दिन था, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें दी गई और सिर्फ इसलिए पब्लिश की गई ताकि और भी लोग जान सके कि हाँ बैच शुरू हो गया है। तो मात्र आधे घंटे का यह लेक्चर आपको दिया गया जिसे आपने देखा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आज पहला दिन था, बहुत ज़्यादा समय इसीलिए नहीं लिया गया है आप लोगों का, और जो भी लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा ना छूटे इसीलिए आधे घंटे केवल कराया गया है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग ज़रूर व्यक्त करें। हम लोग फिर मिलेंगे इसी पर आधारित प्रश्नों के साथ।